अशोक, वो राजा जिसने युद्ध जीतकर हथियार रख दिए। यह कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसने दुनिया बदल दी। 304 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जहां इतिहास की सबसे बड़ी गाथा शुरू होने वाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा अशोक, लेकिन राजमहल में उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उनकी मां सुभद्रंग की एक साधारण परिवार से थीं। दरबार की रानियां उन्हें और अशोक को हेय दृष्टि से देखती थीं। अशोक को कभी उत्तराधिकारी नहीं माना गया। वह अकेला रहता था, लेकिन वह पढ़ता था, सोचता था। उसे चाणक्य की नीतियां जुबानी याद थीं। वह जानता था कि एक दिन यह दरबार उसे पहचानेगा। उसने तलवार चलाना सीखा, कूटनीति सीखी। वह एक योद्धा बन रहा था, अंधेरे में चमकते हुए हीरे की तरह। बाकी राजकुमारों के लिए वह सिर्फ एक उपेक्षित भाई था, लेकिन अशोक के मन में एक ही संकल्प था। अशोक ने खुद से कहा, एक दिन यह सिंहासन मेरा होगा और पूरी दुनिया मेरे कदमों में। फिर वह समय आया जब बिंदुसार बीमार पड़े और मौर्य साम्राज्य के सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। 100 से ज्यादा भाई, हर एक के हाथ में तलवार थी और दिल में गद्दी की चाह। महल षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। अशोक ने वो किया जो इतिहास ने काले अक्षरों में लिखा। उसने एक एक करके अपने भाइयों को रास्ते से हटाया। कहते हैं उसने 99 भाइयों को मारा, सिर्फ एक को छोड़ा, शिष्य को, अपने सबसे प्रिय भाई को। 200 ईसा पूर्व अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना, लेकिन यह गद्दी खून से भीगी थी। अशोक का दिल अभी और जीत मांग रहा था। मौर्य साम्राज्य की सीमाएं अब और फैलने वाली थीं। उसका सपना था एक अखंड साम्राज्य, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने उत्तर और मध्य भारत को अपने पैरों तले रौंद दिया। एक के बाद एक राज्य झुकते चले गए। लोग उसे चंड अशोक कहने लगे। एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही दुश्मन कांपने लगते थे। क्रूरता और विजय, यही अशोक की पहचान थी। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। अब उसकी नजर थी एक ऐसे राज्य पर जो झुकने को तैयार नहीं था, कलिंग, जहां से सब कुछ बदलने वाला था। 261 ईसा पूर्व कलिंग की सीमाओं पर मौत का डेरा था। अशोक की विशाल सेना ने कलिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। कलिंग के लोग झुकने को तैयार नहीं थे। हर नागरिक एक सैनिक बन चुका था, अपनी आजादी के लिए लड़ने को बेताब। अशोक ने हमले का आदेश दिया। नगाड़े गूंज उठे और शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक रक्तपात। तलवारों की खनक और चीखों से आसमान दहल गया। कलिंग की मिट्टी खून से तर होने लगी थी। मौर्य हाथियों ने कहर बरपा दिया। कलिंग की रक्षा दीवारें टूट रही थीं, लेकिन उनका जज्बा अभी भी बुलंद था। सिर्फ सैनिक ही नहीं, औरतें और बूढ़े भी लड़े। उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन गुलामी को नहीं। अंत में कलिंग टूट गया। अशोक जीत गया, लेकिन यह जीत लाशों के ढेर पर खड़े ढी थी। 1 लाख लाशें, नदियां खून से लाल। दया नदी का पानी उस दिन इंसानी लहू से भर गया था। अशोक अपनी विजय देखने निकला। वह देखना चाहता था कि उसने क्या हासिल किया है, लेकिन उसने देखा एक मासूम बच्चा जो अपनी उस मां को जगाने की कोशिश कर रहा था, जो अब कभी नहीं जागने वाली थी। एक बूढ़ी मां अपने इकलौते बेटे के शव को सीने से लगाए बैठी थी। उसने अशोक की तरफ देखा और अशोक की रूह कांप गई। सम्राट अशोक, जिसके सामने दुनिया झुकती थी, उस दिन खुद के सामने हार गया। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ रहा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। एक बौद्ध भिक्षु उनके पास आकर खड़ा हो गया। भिक्षु ने कहा, राजन, ये आंसू पछतावा है, और पछतावा ही उस नए मनुष्य का जन्म है जो शांति लाना चाहता है। अशोक ने पूछा, क्या मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगा? भिक्षु ने कहा, बदलाव ही एकमात्र प्रायश्चित है। उस पल अशोक ने एक संकल्प लिया। अब तलवार नहीं, धम्म का राज होगा। प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग। चंड अशोक का अंत हो चुका था। अब जन्म हुआ था धम्म अशोक का, जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला था। यह एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा सम्राट जिसने जीत के बाद हथियार छोड़ डाच दिए और करुणा को अपनाया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल गया। उसने राजसी सुख सुविधाएं छोड़ डच दी और अपना जीवन धम्म को समर्पित कर दिया। उसने पूरे साम्राज्य में अस्पताल बनवाए, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी। दुनिया में पहली बार सड़कों के किनारे हजारों पेड़ लगवाए, हर कुछ दूरी पर कुएं खुदवाए और थके हुए यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए।
उसने अपने आदेशों और शांति के संदेशों को विशाल पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। ये अशोक के शिलालेख आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि बुद्ध का शांति संदेश था। धीरे धीरे धम्म की रोशनी पूरे एशिया में फैल गई। आज दुनिया के करोड़ों लोग जिस मार्ग पर चलते हैं वह अशोक की ही देन है। एक राजा जो पहले चंड था अब धम्म का प्रतीक बन चुका था। उसने सिखाया कि असली ताकत हिंसा में नहीं करुणा में है। सारनाथ का वो स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये 4 शेर अशोक की उस शक्ति और न्याय के प्रतीक हैं जो शांति पर आधारित थी। हमारे तिरंगे के बीच में मौजूद अशोक चक्र हमें हर पल धम्म के 24 सिद्धांतों की याद दिलाता है। अशोक आज भी हमारे साथ है। इतिहास में शायद ही कोई और राजा हो जिसने सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। सबसे बड़ी जीत खुद को जीतना है। अशोक ने केवल युद्ध नहीं छोड़ा बल्कि शांति के स्मारकों का निर्माण शुरू किया। सांची का महान स्तूप आज भी उसी शांति का गवाह है। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ। हजारों भिक्षु जमा हुए ताकि धम्म के शुद्ध संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। अशोक ने पहाड़ों और चट्टानों पर अपने संदेश खुदवाए। अपने माता पिता का सम्मान करो, जीवों पर दया करो। ये आदेश नहीं, जीवन जीने के सूत्र थे। उसने धम्म महामात्र नियुक्त किए। उनका काम युद्ध करना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना और शांति का प्रसार करना था। अशोक ने गया की तीर्थ यात्रा की। उस पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उसने शांति की गहराई को महसूस किया और अपना संकल्प और भी दृढ़ किया। उसके दूत केवल पडीडीडी होसी राज्यों में नहीं बल्कि सीरिया, मिस्र और यूनान तक पहुंचे। पूरी दुनिया पहली बार भारत के शांति संदेश से परिचित हो रही थी। अशोक के काल में कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। ये स्तंभ केवल पत्थर नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य की बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे। एक क्रूर राजा से विश्वगुरु बनने तक का यह सफर इतिहास का सबसे अनोखा अध्याय है। अशोक दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने जानवरों और जंगलों के लिए कानून बनाए। उन्होंने कई प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी और अभयारण्य बनवाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा पर जोर दिया। उनकी बेटी संघमित्रा ने धम्म का संदेश फैलाते हुए नारी शक्ति की एक नई मिसाल कायम की। अशोक के शासन में व्यापार फला फूला। उन्होंने कर व्यवस्था को उदार बनाया जिससे आम नागरिक और व्यापारी दोनों खुशहाल हुए। मौर्य साम्राज्य सोने की चिट्ठियां कहलाने लगा। शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ा हथियार थी। उनके समय में तक्षशिला और पाटलिपुत्र ज्ञान के केंद्र बने, जहां दुनिया भर से जिज्ञासु खींचे चले आते थे। न्याय सबके लिए समान था। धम्म महामात्र यह सुनिश्चित करते थे कि किसी के साथ अन्याय न हो और कैदियों के साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाए। उनके ये स्तंभ केवल शिलालेख नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण समाज की नींव थे। ये संदेश सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाने वाले थे। एक योद्धा जो शांत हो गया, उसने समाज को वो दिया जो हजारों युद्ध मिलकर भी नहीं दे सकते थे। समय बीतता गया लेकिन अशोक के विचार अमर हो गए। उन्होंने तलवार छोड़कर जो रास्ता दिखाया वह आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सारनाथ का वो ऐतिहासिक स्तंभ जिसमें 4 शेर चारों दिशाओं में शांति और न्याय का संदेश देते हैं, आज स्वतंत्र भारत की पहचान है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक की उसी शक्ति और सत्य की विरासत है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। हमारे तिरंगे के बीच में धड़धड़ाता हुआ अशोक चक्र हमें हर पल आगे बढ़ने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आज भी स्कूल की किताबों से लेकर हमारे नोटों तक अशोक की छाप हर जगह है। वे केवल एक सम्राट नहीं बल्कि भारत की आत्मा बन चुके हैं। एक राजा जिसने युद्ध जीतकर भी उसे हार माना और खुद को जीतकर पूरी दुनिया जीत ली। इतिहास में शायद ही कोई और ऐसा उदाहरण मिले। अशोक ने सिखाया कि सबसे बड़ी जीत वह नहीं जो दूसरों को डराकर मिले, बल्कि वह है जो दूसरों के दिलों में प्यार जगाकर मिले। सबसे बड़ी जीत वो है जो खुद को जीत कर मिले। सम्राट अशोक की यह महागाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जय भारत, जय हिंद।